देश विदेश में सबसे पहले बात कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक का कांग्रेस ने एक हेल्पलाइन शुरू की है जिसमें लोग अपनी शिकायत जो है वो दे सकते हैं सरकार के खिलाफ, और इसमें एक वेबसाइट जारी की गई है जहां राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जानकारी दी जा सकती है। कांग्रेस का दावा है कि पहले ही दिन 3000 के आसपास कॉल आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार वजह बता रहे हैं कि क्यों उन्हें www.40%sarkara.com और एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 844-770-4040 शुरू करने की जरूरत पड़ी। बीजेपी के लंचाने आहारा भ्रष्टाचार ಇದು 40% सरकार। उनका आरोप है कि करप्शन यहां अपनी सभी सीमाएं तोड़ चुका है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और बहाली में बोले की रकम की लिस्ट उन्होंने सुना दी। पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 80 लाख, जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए 30 लाख, कांस्टेबल के लिए 10 लाख। इसी तरह अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रेट है। सब आपके सामने है। कांग्रेस ने निशाना साधा वरिष्ठ बीजेपी नेता ईश्वर अप्पा पर। उन पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाकर एक ठेकेदार ने अपनी जान दे दी थी। ईश्वर अप्पा को इस्तीफा देना पड़ा था, हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। कमीशन मांगने के कई और आरोप, जैसे मठों से 30% की मांग। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश पर 40% कमीशन मांगने का आरोप। वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण, आर अशोक और डॉक्टर सुधाकर सबों को कांग्रेस ने निशाने पर लिया और हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार कांग्रेस से ही शुरू हुआ था और अब वो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। ये चुनावी साल है, ऐसे में हम उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह की कुछ न कुछ हरकत वो जरूर करेंगे। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, बेबुनियाद आरोप हैं। कांग्रेस के लोगों ने बड़े पैमाने पर लैंड ग्रैबिंग की है और भ्रष्टाचार फैलाया है। इनके बोलने से क्या होता है? कर्नाटक की बोम्मई सरकार कमीशनखोरी के आरोपों से उभर नहीं पा रही। कभी किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से, तो कभी संत समाज की तरफ से सरकार पर कमीशन मांगने का आरोप लगता है। चुनावी साल है, ऐसे में कांग्रेस अब इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती को लेकर पंजाब में अचानक से राजनीति तेज हो गई। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुविधा मुहैया कराने को लेकर उठे सवालों के जवाब में कहा कि वो सेना को हर स्तर पर सहयोग कर रही है, तो सेना की तरफ से भी कहा गया कि जालंधर में होने वाली भर्ती राज्य से बाहर नहीं होगी। अग्निपथ योजना के तहत देश के कई इलाकों में सेना में भर्ती का काम चल रहा है, लेकिन जालंधर में सेना के जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पंजाब सरकार को भेजे गए खत को लेकर नौजवानों में चिंता पैदा हो गई है, जिसमें लिखा है कि राज्य सरकार से पूरा सहयोग न मिलने की वजह से भर्ती रैली राज्य के बाहर हो सकती है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछे जाने पर खत को लेकर अनभिज्ञता जताई, लेकिन साथ ही कहा कि उनकी पार्टी अग्निपथ योजना को लेकर विरोध करती रहेगी। देखो ये मामला मेरे ध्यान विच नहीं हैगा, पर लेकिन मैं समझदा पंजाब दे उत्ते किसी कोई भी पाबंदी नहीं ला सकदागा। पंजाब दे लोग पहला भी देश की सरहद दे उत्ते जाके फौज विच भर्ती हुंदे सी, पर लेकिन असीं अग्निवीर जिहड़ी उन्हां दी स्कीम आ, अग्निवीर स्कीम दा असीं पहला भी विरोध कीता, असीं अज भी विरोध कर रहे हैं। सेना में जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों का कहना है कि जब बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, राज्य सरकार को सेना में भर्ती के लिए हर तरह की मदद मुहैया करवानी चाहिए। मेरा कहना तो यही है कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो सर, एक तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जैसे कि जो हमारे 25% जो हमारे जवान आगे जाएंगे, वो एक मीन्स जो बॉर्डर के ऊपर वर्क करेंगे वो पैसे के लिए नहीं करेंगे, मीन्स देश के लिए करेंगे वो, और मेन वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, पैशनेट होंगे अबाउट द सर्विस। आर्मी की जो रिक्रूटमेंट हो रही है अग्निपथ, बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला करने में जरा सी भी देरी नहीं की। इस तरह की जो भावना पंजाब सरकार आर्मी के प्रति दिखा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब के लोगों के अधिकार छिन जाएंगे। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आप इसमें संज्ञान लें और तुरंत चीफ सेक्रेटरी को कहें
कि आर्मी की भर्ती के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, जो फैसिलिटीज हैं प्रोवाइड करें, ताकि हमारे पंजाब के युवा जो हैं इसमें किसी भी तरीके पीछे ना रह जाएं और उनका हक जो है वो ना छिने। इसके लिए पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री जी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे ही ये मुद्दा सतह पर आया, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भर्ती रैलियों के लिए सेना को हर तरह की मदद मुहैया करवाने के लिए सरकारी अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं। बाद में सेना ने भी एक बयान जारी करके कहा कि पंजाब में भर्ती रैलियां कामयाबी से हुई हैं और इनको किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने का कोई इरादा नहीं है। राज्य की पिछली सरकारों ने केंद्र सरकार की योजना का विरोध किया है, लेकिन राज्य सरकार से सहयोग न मिलने की बात पहली बार सामने आई है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी ने पिछले सोमवार को महालेखाकार की रिपोर्ट के हवाले से मध्य प्रदेश में टेक होम राशन में कथित तौर पर घोटाले की पोल खोली, जिसके बाद शिवराज सरकार पर चौतरफा हमला हुआ। फिर लगातार हम मध्य प्रदेश में कुपोषण की जमीनी हकीकत दिखाते रहे। मानसून सत्र में सरकार को जवाब देना था, लेकिन सदन में 45 मिनट सिर्फ इस बात में निकल गए कि पहले भाषण कौन देगा, बच्चों का निवाला किसने छीना, इस पर चर्चा और निष्कर्ष हंगामे की भेंट चढ़ गया। अकाउंटेंट जनरल की 36 पन्नों की वो गोपनीय रिपोर्ट मिली है। कई आंगनबाड़ी कर्मियों को धमकाकर उनसे लिखित में लिया जा रहा है कि उनके यहाँ टेक होम राशन में कोई विसंगति नहीं है। आखिर गरीब मरता भी है तो परवाह किसे है। मध्य प्रदेश में महालेखाकार की रिपोर्ट के हवाले से जब एनडीटीवी ने पोषण आहार में गड़बड़ी की परतें लगातार उधेड़ी, तो शिवराज सरकार पर चौतरफा हमला हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टनों राशन कागजों में ट्रक पर चला, लेकिन हकीकत में मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर में बेसलाइन सर्वे पूरा नहीं हुआ। स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या 9000 बताई, लेकिन महिला बाल विकास ने 36 लाख से ज्यादा को राशन बांटा। महिला बाल विकास विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो देश भर से विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी। बुधवार को विपक्ष के 15 सदस्य इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाए, लेकिन सरकार के मुखिया पहले वक्तव्य देना चाहते थे। 45 मिनट इसी पर हंगामा हुआ। हंगामा होता रहा और बाद में मुख्यमंत्री बोलते रहे, उनके खिलाफ नारे लगते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, ये सीएजी नहीं, मध्य प्रदेश के एजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट है। रिपोर्ट 2018-2021 की है, यानी कांग्रेस के शासन के 15 महीने भी। 36 लाख का आंकड़ा राज्य की 11 से 14 वर्ष की लड़कियों की कुल संख्या है। बेसलाइन सर्वे का रिपोर्ट सितंबर 2018 में भारत सरकार को भेजी थी। 2018 से 2021 तक हितग्राही बालिकाओं की कुल संख्या 5,51,000 ही है। कांग्रेस ने पोषण आहार व्यवस्था को माफिया मुक्त रखने के हमारे फैसले को बदल दिया। ड्राफ्ट रिपोर्ट में 84 चालानों का नंबर ट्रक नहीं दूसरे वाहन का है। इस 84 में से 31 चालान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के हैं। बिजली की खपत और उत्पादन की विसंगति के वक्त कांग्रेस का शासन था। जब पोषण आहार की गुणवत्ता खराब मिली, कांग्रेस सत्ता में थी, हमने 35 करोड़ रुपए का भुगतान रोका। 104 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें से 6 बर्खास्त हुए, 22 निलंबित, 40 के खिलाफ विभागीय जाँच चल रही है। कांग्रेस इसका जवाब देती, लेकिन वो नियमों के तहत चर्चा की मांग करती रही। मुख्यमंत्री बयान देते रहे। लेकिन कांग्रेस को चर्चा से भागना, उनको तथ्यों से मतलब नहीं। और इसलिए जब मैं वक्तव्य दे रहा था तब उन्होंने हंगामा किया और सारी बातें ठीक से ना आ पाए, इस बात का प्रयास किया। जिस कुपोषण को लेकर मध्य प्रदेश कलंकित है, उसका पोषण खाने वाले पे मुख्यमंत्री का वक्तव्य आता है। वो नहीं पूछते हैं कि विपक्ष के लोग क्या करते हैं। पर ये तो तथ्य है ना कि 2018 से 21 के बीच में कांग्रेस बीजेपी दोनों शासन में रही। नो, पर ये घोटाला कब का है? 200 करोड़ रुपए से ऊपर का राशन बटा 20 मार्च के बाद 20 जुलाई तक, मतलब वो लॉकडाउन का पीरियड है। इसलिए घोटाले का पीरियड जो सीएजी ने भी उठाया, उस पीरियड का उठाया। नहीं बिल्कुल आप, लेकिन फिर भी अगर दोनों की सरकार है और दोनों में से कोई भी दोषी हो तो सजा दो, हम आपके साथ हैं। वैसे मुख्यमंत्री ने सदन में ड्राफ्ट रिपोर्ट के खत का पहला पैरा तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे 12 अगस्त को महिला बाल विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजी गई रिपोर्ट के आखिरी पैरे में साफ लिखा गया था कि 2 हफ्ते तक जवाब नहीं मिला तो माना जाएगा कोई जवाब नहीं है और इसे कैग 2020-21 की रिपोर्ट में भेज दिया जाएगा।
सरकार के बयान से ये तो साफ हो गया कि 2 हफ्ते तो छोड़िए, महीने भर में भी जवाब नहीं भेजा गया है। सरकार ने एक सबसे अहम सवाल का जवाब भी नहीं दिया। जब हमने मुख्यमंत्री से पूछा कि मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 और महिला मृत्यु दर में दूसरी पायदान पर क्यों है, तो वो चुप्पी साध। ऑपरेशन का वीडियो बहुत प्रखरता के साथ ऐसी खतरनाक और घातक बातें कह रहा है, मेरे विचार से उसको देखने और समझने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। मैं दुखद आश्चर्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उदाहरण के लिए पूरे भारत में 2 ही बड़ी ब्रांड हैं जो शराब की ब्रांड हैं। उनके 2 ही बड़े अधिकृत जो होलसेलर्स थे दिल्ली में, उन्हीं को दिया गया। जैसे 2 बड़ी ब्रांड डीआईजीओ और पेरी रिकार्ड हैं, और उनके 2 जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्पिरिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है। और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांडको ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात है। एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता है वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया, और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया? होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन, यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है, और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। और इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज, जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले। अब ये स्ट्रिंग देखने के बाद एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो स्टिंग बना लेना,
हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले कि बोली गई वो बात, और ये बात स्टिंग में आपको देखने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह कहना चाहते हैं कि स्टिंग होने की जो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह पब्लिक डोमेन में। हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार की नीतिगत बातें उभर कर सामने आई, नंबर 2 पॉलिसी आपने विड्रॉ की, नंबर 3 उसके बावजूद आपने उसका समर्थन किया, नंबर 4 पहली स्टिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, नंबर 5 आपने उसके बाद स्टिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और आपके आंदोलन के पितृ पुरुष अन्ना जी भी इस पर आपके बारे में लिख चुके हैं। पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा होगा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, उस सबका एक दृश्य श्रव्य चरित्र चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। दिल्ली का जो था ये ब्रेड को अमनदीप डाला है, उसके बाद आपका एक दिवांश ब्रेड वाला इंडोस महावीर वाले, ऐसा जब बताया आप बताइए कि चलो जी हाँ कैसा है इंडोस ब्रेड वाला। तो यहाँ पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी। यहाँ पर एक और स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र करते हुए सुधांशु त्रिवेदी आरोप लगा रहे हैं दोबारा से आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर। ये जो स्टिंग ऑपरेशन है वो जारी किया जा रहा है, और साथ ही निशाना इस बात को लेकर भी साधा कि आम आदमी पार्टी ये बात कहती रही है लोगों से कि अगर आपको कोई घोटाला दिखता है तो आप स्टिंग बनाकर हमें भेजिए, लेकिन उनके खिलाफ जो स्टिंग आया उस पर अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।